क्या शादी करना इस मसले का हल है? इसे फौरन छोड़ देना चाहिए या आहिस्ता आहिस्ता? ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ये फितरी चीज़ है, ये इंसानी ज़रूरत है। आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे? तकरीबन हर शख्स इसके नुकसानात जानता है, मगर इसके आदी लोग समझते हैं कि उनका इन परेशानियों से वास्ता नहीं पड़ेगा। लिहाजा मुझे यकीन से ये बात कहने दें, अगर आप ये लत नहीं छोड़ेंगे तो जिन दोस्तों के मसाइल मेरे सामने हैं वो ये साबित करते हैं कि शादी के बाद आपको 100% मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुझे पीएम की लत पड़ी हुई थी। मैं ऐसा शख्स था जो इससे छुटकारा ना पा सका था। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी बेवकूफाना हरकत थी और सबसे पहले मैंने इस लत से मुकम्मल तौर पर पीछा छुड़ाया। जाहिर है जब मैं इसे अपनी जिंदगी से निकाल रहा था तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की और इस रिसर्च से मुझे नताइज मिले। अब तक मैं कई लोगों को ये लत छोड़ने में मदद दे चुका हूँ और मैं अब भी उन्हें छोड़ने में मदद दे रहा हूँ। तो मुश्त ज़नी आपके लिए लत कैसे बनी? मैं कहूँगा कि शायद बहुत ज्यादा फरागत की वजह से। मतलब माजी में मेरे पास बहुत सा फारिग वक्त होता था और मेरे पास कुछ भी करने को ना था, लिहाजा मैं आसानी से इस गुनाह में पड़ गया। मैं इब्तिदा में ही कह सकता हूँ कि बहुत से दोस्तों के इस लत में पड़ने और फिर इससे छुटकारा ना पा सकने की वजह फालतू वक्त है। जाहिर है ये वाहिद वजह नहीं है, हर शख्स में इसकी वजह मुख्तलिफ होती है। वो दूसरी बड़ी वजह जिसने मुझे इस लत में मुब्तला किया वो माहौल था, या अच्छा माहौल ना मिलना था। इस मामले में बेहतरीन मिसाल शायद रेड पार्क तजर्बे की होगी। जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए मुख्तसरन बता दूं। पहले वो एक चूहा लेकर उसे पिंजरे में डालते हैं जिसमें एक किस्म का नशा आवर पानी और दूसरा नॉर्मल पानी होता है। इस मुशाहिदे के नतीजे में वो देखते हैं कि चूहा उस नशा आवर पानी की लत में मुब्तला है। फिर वो उसे निकाल कर दूसरे चूहों के पिंजरे में रख देते हैं जहाँ रंगीन गेंदें होती हैं और वो वहाँ वक्त गुजार सकता है। इस बार वो देखते हैं कि चूहा मजीद इसकी लत में मुब्तला नहीं है। मतलब इंसान भी ऐसे ही होते हैं। अब किसी शख्स का मुआशरती मेल जोल नहीं है जहाँ वो मौज मस्ती कर सके, साथ वक्त गुजार सके, अपने मसाइल के बारे में बात कर सके, तो वो अपनी जात में गुम हो जाता है। और फितरी तौर पर लोग खुश रहना चाहते हैं। जब एक शख्स मेल जोल के जरिए वो खुशी हासिल नहीं कर पाता तो वो अपनी जात में गुम हो जाता है और उसके एहसासात और ख्वाहिशात उसे इस आदत में मुब्तला कर देते हैं। मसलन वो लोग जिन्हें अपनी शख्सियत, गर्दोपेश या अपना माहौल पसंद ना हो वो अमूमन अंदरूनी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो दूसरे लोगों को देखकर सोचते हैं इनकी जिंदगियां कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत हैं, ये लड़का कितना हैंडसम है, वगैरह वगैरह। ऐसे लोग मुसलसल अंदरूनी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और जैसे मैंने अभी कहा इंसान हमेशा खुशी की तलाश में रहता है। लिहाजा कुछ वक्त के लिए इस डिप्रेशन से निकलने की खातिर वो कोई रास्ता ढूंढते हैं तो फिर इसी लत का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ये फितरी चीज़ है, ये इंसानी ज़रूरत है। आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे? अच्छा, इनमें से एक जुमला जो मैं बहुत सुनता हूँ ये है, ये मेरी जरूरत है। अब जरूरत हम उस चीज को कहते हैं जिसके बगैर हम जिंदा ना रह सकते हो, जैसे कि मसलन खाना, पानी पीना, सांस लेना वगैरह। लिहाजा अगर हम इस लिहाज से इस पर सोचें तो क्या कोई ऐसा शख्स है जो सिर्फ इसलिए मर गया हो कि उसने पॉर्न और मुश्त ज़नी का मजा ना लिया हो? क्या ऐसी कोई मिसाल है? पॉर्न जरूरत नहीं बल्कि एक ख्वाहिश है। अच्छा, ये कहने के बाद मुझे अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है, मेरे अंदर एक ख्वाहिश है और उसे पूरा करने के लिए एक मौजू उस भी मौजूद है, क्या ये चीज इसे जरूरत नहीं बनाती? और मैं उन्हें कहता हूँ कि जरा इस पर गौर करें। फर्ज करें कि किसी भी वजह से एक दोस्त ने नशा करना शुरू कर दिया। अगर आप शुरू में उससे पूछेंगे क्या नशा करना तुम्हारी जरूरत है, वो कहेगा नहीं, मैं ये मजे के लिए करता हूँ। इसके बाद जब वो उसकी मिकदार बढ़ाकर उसका आदी हो जाता है तो क्या उसकी जरूरत बन जाता है? तो ये मामला भी असल में इसी तरह है। आपके दिमाग के एक हिस्से में नशा आवर चीज से खलल आ जाता है और नशा आवर चीज लेने के लिए आपके पास मुंह भी है, मगर इससे नशा आवर चीज जरूरत नहीं बन जाती। बिल्कुल इसी तरह अपने अंदर ख्वाहिश होना और इसे पूरा करने के लिए एक उसका होना भी इसे जरूरत नहीं बनाता। अगर आप पूछें फिर शादी के बाद क्या होता है, क्या तब जिनसी अमल एक जरूरत बन जाता है? मैं कह सकता हूँ हाँ, तब एक तरीके से ये जरूरत होती है। मगर इस वक्त हम किस मसले पर बात कर रहे हैं? पोर्नोग्राफी और मुश्त ज़नी पर। ये जरूरत नहीं है। लिहाजा जो लोग इसे जरूरत कहते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या पोर्नोग्राफी और मुश्त ज़नी वाकई एक जिनसी अमल है? क्या आप इसे जिनसी अमल का दर्जा दे सकते हैं? मतलब यहाँ चले हम ये कहते हैं पोर्नोग्राफी और मुश्त ज़नी ख्वाहिशात हैं और जिनसी अमल सिर्फ शादी के बाद एक जरूरत है। तो ये सूरत हाल किसी शख्स में लत पड़ने के दर्जे तक कैसे पहुँचती है? चलें अब एक ऐसी चीज का जिक्र करते हैं जो इस मौजू और बहुत से दीगर मौजूआत की वजाहत करेगी।
यहाँ मेडिसिन की तालीम पाने वाले मेरे भाई इसे बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। इंसानी दिमाग में मखसूस न्यूरोट्रांसमीटर्स खारिज होते हैं, मसलन सेरोटोनिन, डोपामाइन वगैरह। यहाँ मैं डोपामाइन की बात करूंगा जो खुशी का हार्मोन है। ये डोपामाइन क्या है? डोपामाइन खुश होने और खुशी महसूस करने के लिए हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। लिहाजा इंसानी दिमाग में एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। इंसान इस हिस्से के बदौलत अपनी रोजमर्रा जिंदगी की चीजों से लुत्फ लेते हैं। ये डोपामाइन पानी पीते, खाते, पढ़ते, चलते और दीगर कामों के दौरान मुसलसल खारिज होता रहता है। अब यहाँ लोगों के जहनों में सवाल हो सकता है, अगर मेरे हर काम में डोपामाइन की एक मखसूस मिकदार खारिज होती है तो मैं बाज औकात अफसरदगी क्यों महसूस करता हूँ? ओके, मुझे इसकी वजाहत इस तरह करने दें। जहाँ डोपामाइन खारिज होता है, इसके बिल्कुल सामने कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। खारिज होने वाला डोपामाइन आकर इनसे जुड़ जाता है। लिहाजा किसी सरगर्मी से जो खुशी हमें मिलती है वो खारिज होने वाली डोपामाइन से नहीं बल्कि उन रिसेप्टर्स से मुंसलिक होती है जो उन्हें वसूल करते हैं। लिहाजा हमें ये नतीजा मिलता है, जिस शख्स में जितने ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे उसे अपनी सरगर्मियों से उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। मेरा मतलब है, चलें इस बारे में यूं सोचें। फर्ज करें बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, आप घर के अंदर हैं। आप क्या करेंगे? आप खिड़कियां वगैरह खोल देंगे, तब ताजा हवा का झोंका अंदर आता है। मगर तसव्वुर करें कि अचानक गर्द का तूफान उठता है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप खिड़कियां ही बंद कर देंगे। अब दिमाग भी इसी तरह काम करता है। चूंकि पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन डोपामाइन की एक बहुत बड़ी मिकदार खारिज करते हैं, लिहाजा इसका तवाज़न कायम रखने के लिए दिमाग को अपने बहुत से रिसेप्टर्स बंद करने पड़ते हैं और इससे बहुत सी उन खुशियों का खात्मा हो जाता है जो आपको रोजमर्रा जिंदगी से मिलनी थी। फर्ज करें मेरे एक हाथ में मेरे पास बेहतरीन किस्म की मीठी डिश है और मेरे दूसरे हाथ में एक सेहत बख्श खाना है। आप किसे मुंतखब करेंगे? अब चूंकि ये ज्यादा मजेदार है लिहाजा लोग मीठी डिश ही कहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये पूछा जाए कि या तो खानदान के साथ वक्त गुजारना है या फिर फहश मवाद या मुश्त जनी के साथ, तो फैमिली के साथ वक्त गुजारना डोपामाइन के 100 यूनिट्स खारिज करता है, जबकि पोर्नोग्राफी और मुश्त जनी से डोपामाइन की बड़ी मिकदार मसलन 500 यूनिट्स खारिज होते हैं। लिहाजा फैमिली के साथ वक्त गुजारने, बाहर दोस्तों के साथ हंसने और घूमने फिरने के बजाय बदकिस्मती से लोग खुद को अलग थलग करके पोर्नोग्राफी और मुश्त जनी में मुब्तला हो सकते हैं। बहुत सी दोस्तियों का खात्मा, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बातचीत में कमी, फैमिली के साथ वक्त गुजारी ना चाहना, इन सब मसाइल की बुनियादी जड़ दरअसल यही पीएम है। आपके सामने दो ऑप्शंस रखे गए और ज्यादा डोपामाइन खारिज करने के बाइस आप पोर्नोग्राफी और मुश्त जनी को चुनते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इसकी लत बनने की वजह यही है। पोर्नोग्राफी के क्या नुकसानात हैं? हाल ही में मैंने एक मेडिकल का एक रिसाला पढ़ा और इसमें बताई गई रिसर्च के मुताबिक पोर्नोग्राफी की लत में मुब्तला लोगों का दिमाग सुकड़ने लगता है। लत में मुब्तला से मुराद वो लोग हैं जो इसे मुसलसल देखते हैं। जरा गौर करें, आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं और आपका दिमाग सुकड़ता जा रहा है। जाहिर है हमें इस सुकड़ने को सिर्फ साइज में सुकड़ना नहीं समझना चाहिए बल्कि इसके काम करने की सलाहियत भी कम हो जाती है। जैसा कि बहुत से प्रोफेसर्स ने भी कहा है, एक और चीज भी है, बायां प्यूटमेन कहलाने वाला स्ट्रक्चर जिसका काम जिनसी तहरीक पर रद्द अमल देना है। ये कहा गया है कि इसकी सलाहियत भी कम हो जाती है। तो इस बाएं प्यूटमेन का काम जिनसी तहरीक पर रद्द अमल देना है और अगर इसे नुकसान पहुंचे और इसके काम की सलाहियत में कमी आ जाए तो आप में जिनसी शहवत तकरीबन खत्म हो जाती है। लिहाजा इस मौके पर जिनसी अमल के लिहाज से आप में कुछ भी बाकी नहीं रहता, जिनसी तहरीक खत्म हो जाती है और मैं वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि शादी के हवाले से ये इसका एक पहलू है। मुश्त जनी छोड़ देने के बाद क्या इसके मनफी असरात गायब हो जाते हैं? हाँ, एक मखसूस अरसे के बाद सेहतियाबी मिलने लगती है जिसमें सबसे पहले स्पर्म ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बहाल होता है। लत की नौयत के लिहाज से इसके मुनज़्ज़म होने में वक्त लग सकता है मगर औसतन ये 70 दिन में बहाल हो जाता है। जाहिर है ये बेहतर होने वाली वाहिद चीज नहीं होती। मतलब हमने इसके नुकसानात दर्ज किए हैं जैसे कि भुलक्कड़पन, याददाश्त की कमजोरी और तवज्जो बरकरार ना रख पाना और इससे लोग जुनूनी भी हो जाते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा वक्त के साथ साथ चूंकि आप खुद को मुसलसल बेहतर कर रहे होते हैं और अब जिस्म को हर वक्त एक ही जगह अपनी तवानाई खर्च करने की जरूरत नहीं रहती, लिहाजा ये नुकसानदा असरात एक वक्त पर खत्म हो जाते हैं और लोगों के पुराने एहसासात पलट आते हैं। जाहिर है ये जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए मैं अभी जारी रखता हूँ बाद में छोड़ दूंगा। ये जहनियत हरगिज ना अपनाएं क्योंकि आप अपने जिस्म को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो आपकी जाती तामीर और तरक्की को भी मुतासिर करता है। बहुत से काम जो आप अभी कर सकते हैं उनमें आप पीछे रह सकते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा है कि इसे अभी छोड़ दें। आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो कहते हैं कि मैं इसे हफ्ते में या महीने में एक बार करता हूँ? ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? दर्जनों ऐसे अज्जा हैं जो स्पर्म के साथ जिस्म से निकल जाते हैं जो जिस्म के लिए इंतहाई अहम है। लिहाजा अगर आप ये एक बार भी करते हैं तब भी आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
فرض کریں آپ نے ایک نیا آئی فون خریدا، اس کے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ بات کرنا، نیٹ استعمال کرنا اور اس طرح کی چیزیں، رائٹ؟ لیکن اگر آپ اسے اٹھائیں اور کبھی کبھار اس سے دیوار میں کیل ٹھوکنے لگیں تو یہ کتنا معقول ہوگا؟ تو اب کوئی شخص اپنی فطرت اور تخلیق کے خلاف کوئی کام کیوں کرے؟ مطلب اگر آپ اسے کبھی کبھار بھی کرتے ہیں تب بھی یہ غیر معقول ہے، اور آپ اس کے نقصان دہ اثرات جانتے بھی ہیں تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ دراصل یہ بالکل سگریٹ کی لت کی طرح ہے، شروع میں 1 سے 2 سگریٹس، پھر پورا ڈبہ۔ اور در حقیقت ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے یہ چیزیں بتاتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، نو پرابلم، بعد میں وہ کہتے ہیں برادر میں اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ مجھے ایسے بے شمار میسیجز ملتے ہیں، لہٰذا انہیں کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ کچھ عرصے بعد اسپرم ٹرانسفارمیشن سسٹم خود کو بہتر کر لیتا ہے اور پھر قدرتی نوکٹرنل اخراج ہونے لگتے ہیں۔ یہ شروع ہونے کے بعد انہیں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں رہتی، لہٰذا انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیا شادی کرنا اس مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ اگر اس کی لت پڑ چکی ہے تو بدقسمتی سے شادی اس کا حل نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی بہت سی سائنسی اور نفسیاتی وجوہات ہیں، مگر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حال ہی میں میرے ایک گہرے دوست نے اس کا تجربہ کیا۔ میرا دوست بھی اس لت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دراصل وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ گھرا رہا۔ وہ ڈاکٹرز کے پاس گیا، مختلف دوائیں لیں، سائیکالوجسٹ سے بات کی، مگر اس سے چھٹکارا نہیں پا سکا۔ ایک دن اس نے مجھے کال کی اور کہا اس کا حل شادی ہے، میں شادی کر لوں گا۔ پھر اس نے شادی کر لی اور اس کی شادی کے بعد ہماری لمبے عرصے تک بات نہیں ہو سکی۔ بعد میں جب ہماری بات ہوئی اور اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ کیا ہوا۔ کہنے لگا پہلے 2 سے 3 ماہ ہم بہت اچھے رہے، ہماری شادی شدہ زندگی نارمل تھی، ہم ٹھیک چل رہے تھے۔ پھر میری بیوی مجھے ایک عام انسان کی طرح لگنے لگی اور دراصل میں اپنے جنسی رشتے کا لطف نہیں لے سکا تھا، لہٰذا ہر جنسی ملاپ کے بعد میں نے مشت زنی بھی جاری رکھی۔ اس کی وجہ سے ایمانداری کی بات ہے میں شادی سے خوش نہیں ہوں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب میں اس کی بیوی کو بھی جانتا ہوں، وہ بھی میری ایک گہری دوست ہے۔ جب میں نے اسے کال کی تو اس نے بھی بہت شکایتیں کی، کہنے لگی یہ مجھے صرف ایک دوست، ایک ساتھی کی طرح سمجھنے لگے ہیں، اب یہ مجھے بستر پر لے جانا نہیں چاہتے، مجھے لگتا ہے یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے مگر میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتی، میں طلاق لے لوں گی۔ اور پھر بعد میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اور کوئی شخص لت میں مبتلا ہے اور سمجھتا ہے کہ شادی اس کا حل ہے تو وہ غلطی پر ہے، اسے لازماً پہلے اس عادت کو چھوڑنا ہوگا، صرف اس کے بعد ہی انہیں شادی کا سوچنا چاہیے۔ جسے ہم جنسی عمل کہتے ہیں وہ صرف جسم سے نہیں کیا جاتا، اس میں روح اور احساسات بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب چونکہ مشت زنی صرف ایک جسمانی لذت ہے اور اس میں جذبات شامل نہیں ہوتے، لہٰذا کچھ عرصے بعد لت میں مبتلا لوگ دوبارہ اسے شروع کر دیں گے، وہ دوبارہ اسی جسمانی لذت کی تلاش کرنے لگیں گے اور یہ چیز ان کی شادی شدہ زندگی مشکل بنا دے گی۔ در حقیقت بہت سے لوگ اب بھی اس تجربے سے گزر رہے ہیں۔ آج اگر ہم فارم سائٹس چیک کریں تو بہت سے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، اور اگر آپ پوچھیں اگر لوگ شادی شدہ ہوں اور لت میں بھی مبتلا ہوں تو وہ کیا کر سکتے ہیں، اپنی بیوی سے جذباتی طور پر قریب ہونا اس مسئلے کا ایک حل ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ نے اسے چھوڑا؟ اسے چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ ان مصیبتوں کے بارے میں جاننا تھا جن کا سامنا مجھے شادی کے بعد کرنا پڑا۔ اس وقت میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اور صرف اسٹوڈنٹس ہی اسٹوڈنٹ ہونے کا ذہنی دباؤ جانتے ہیں۔ اس وقت امتحان کا ذہنی دباؤ تھا، یونیورسٹی کا ذہنی دباؤ تھا۔ اس کے بعد ایک دن میں رکا اور میں نے سوچا، میں نے کہا میں اس تمام تر ذہنی دباؤ سے کیوں گزر رہا ہوں تاکہ مجھے شادی کے بعد ایک بہتر زندگی ملے۔ ویسے یہ صرف اسٹوڈنٹس کی بات نہیں، آج لاکھوں ملازم پیشہ بھائی اور بہنیں ہیں، ان میں سے کچھ شادی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور کچھ اپنی شادی کو آسانی سے جاری رکھنے اور زیادہ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس پر غور کریں، آپ اپنے 20 سے 25 سال اسکول میں گزار دیتے ہیں اور باقی زندگی کام کرتے ہوئے، کس لیے؟ شادی کے بعد ایک آرام دہ زندگی جینے کے لیے، مگر شادی کرنے کے بعد بھی وہ خوش نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ آپ نے ایک ذرا سی وقتی لذت کے لیے اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑا۔ ایمانداری کی بات ہے، مجھے یہ بے وقوفی لگی اور اس لمحے میں نے اسے اپنی زندگی سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ میں شادی کے حوالے سے بہت حساس ہوں، لہٰذا اس چیز نے مجھے فائدہ دیا، مگر چونکہ کردار اور فطرتیں مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا ہر شخص کے لیے اس کی اپنی مختلف وجہ ہو سکتی ہے۔ مثلاً یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میرا ایک دوست ہے جسے فٹ بال بہت پسند ہے، اسے آرٹیفیشل ٹرف پچز وغیرہ پر فٹ بال کھیلنے کا جنون ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا اگر تم یہ لت چھوڑ دو تو تم میدان میں اور زیادہ ایکٹیو ہو جاؤ گے، تمہیں یو ٹیم میں سلیکشن کے لیے آگے ٹرائی آؤٹس بھی دینے ہیں، اگر تم یہ چھوڑ دو تو تم میں زیادہ توانائی ہوگی اور بہتر کھیل سکو گے۔ میں نے اسے یہ کہا، کہنے لگا اوکے میں کوشش کروں گا۔ پھر اس نے کوشش کی، جب اس نے میدان میں واقعی اس کا فرق دیکھا تو اس نے اپنی زندگی سے اسے بالکل نکال دیا۔ اب وہ ایک اچھی ٹیم کے یوتھ اسکواڈ میں تربیت پا رہا ہے۔
ये जानने के बावजूद कि ये नुकसानदेह है, कोई शख्स एक ही गलती बार बार क्यों दोहराता है? क्योंकि हम इंसान हैं और हम गलतियां कर सकते हैं, ये हमारी फितरत में है और ये गलतियां बार बार हो सकती हैं। इसकी वजह से हमें मायूस नहीं होना चाहिए, किसी न किसी तौर पर कोशिश लाजमन जारी रहनी चाहिए। अब एक बात ये भी है, जब एहसासात आगे आते हैं तो अकल पीछे चली जाती है, वाकई, क्योंकि उस लम्हे एहसासात की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा अकल पस मंजर में रहती है। हमने इसकी पैदा करदा आफतें बताई, मसलन शादी के बाद की मुश्किलात, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल वगैरह। हमने बहुत सी चीजें गिनवाई, राइट, मगर चूंकि अकल पीछे चली जाती है, लिहाजा उस लम्हे लोग इन हकाइक के मुतालिक नहीं सोच सकते। जहन या अकल को आगे रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? हमें अपनी रूहानियत को काफी मजबूत करना होगा। हाल ही में किसी ने एक मैसेज भेजा और मैंने उससे भी यही सवाल किया था, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें पछतावा होगा, फिर भी तुम क्यों इसे जारी रखे हुए हो? तब उसने कहा, ब्रदर, मैं इसके कई नुकसानात जानता हूँ, लेकिन जब उस वक्त एहसासात शदीद हो जाते हैं तो मैं उन नुकसानात के बारे में सोचना नहीं चाहता, लिहाजा एहसासात आगे आते हैं और अकल पीछे चली जाती है, और इस वजह से गलती में दोबारा पड़ जाना आसान होता है। इसे फौरन छोड़ देना चाहिए या आहिस्ता आहिस्ता? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा जिन लोगों से वास्ता पड़ा है, मैंने उनसे ये समझा है, अगर कोई शख्स वाकई इसे छोड़ना चाहे तो वो फौरन छोड़ सकता है। बहुत से लोग मुझे इसकी ये वजह बताते हैं, ज़मीर खुद को मुजरिम महसूस करता है, उनके ज़मीर में उस वक्त एक शदीद खलिश पैदा होती है और इस खलिश को मिटाने के लिए वो मुझे बताते हैं। मैं उन्हें कुछ नसीहतें करता हूँ, उस वक्त वो कहते हैं ओके शुक्रिया, मगर वो दोबारा इसमें पढ़ सकते हैं। लिहाजा यहाँ अहम बात ये है कि क्या वो वाकई इसे छोड़ना चाहते हैं या नहीं। जो वाकई इसे छोड़ना चाहते हैं वो फौरन छोड़ देते हैं, मैं खुद इसका गवाह हूँ। अब वो लोग जो इस लत को अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकालना चाहते हैं, मैं उन्हें एक टिप देता हूँ। इस टिप के जरिए दरअसल जहन आगे आ सकता है। टिप ये है, मैं उन्हें कहता हूँ एक कागज और कलम लो और ये 4 सवालात लिखो, और फिर मैं उन्हें इन पर सोचने और इनके हल तलाश करने को कहता हूँ। नंबर 1, मुझे लत क्यों लगी है? नंबर 2, मुझे लत लगने के असबाब क्या हैं? नंबर 3, मेरे लिए ये लत छोड़ना क्यों जरूरी है? और आखिर में नंबर 4, मैं इस लत से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ? अगर वो ये सवालात लिखें, खुद से तज्जिया करें और मसाइल हल करें तो फौरन छोड़ देना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस मर्तबा उसे टिप और तरीके कोई और नहीं समझा रहा होता, वो खुद कुछ बातें सोचता है, लिहाजा ये चीज काम कर जाती है और इसकी बदौलत जब मुश्किल वक्त आता है तो ये तरीके उस वक्त उसके जहन में आते हैं। उस वक्त किसी बैरूनी तरीके के बजाय वो खुद को जानना शुरू करता है और फिर खुद से हल तलाश करता है, और इस तरीके से उससे छुटकारा पाना उसके लिए आसान हो जाता है। इस टिप की मदद से दर्जनों दोस्तों ने इससे छुटकारा पाया। इनमें से एक मेरा बेहतरीन दोस्त भी है। आज तकरीबन हर शख्स इन चीजों की आफतें और नुकसानात जानता है, मगर आदी लोग अमूमन समझते हैं उनका इन परेशानियों से वास्ता नहीं पड़ेगा। अगर कोई शख्स ये सोच अपना ले, अगर मैंने ये लत नहीं छोड़ी तो मुझे लाजमन इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तो इस लत से छुटकारा पाना उसके लिए आसान हो जाएगा। लिहाजा मुझे यकीन से ये बात कहने दें, अगर आप ये लत नहीं छोड़ेंगे तो जिन दोस्तों के मसाइल मेरे सामने आए हैं वो साबित करते हैं कि शादी के बाद आपको 100% मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस मौजू पर मुझे हाल ही में एक मैसेज मिला, लिखा था, ब्रदर, मेरी शादी को 5 महीने हो गए हैं, क्या अब मैं बीवी के साथ जिनसी अमल रोक सकता हूँ? यहाँ फिर वही लत दोबारा सामने आ गई। लिहाजा खुद को कायल करें कि अगर आपने ये लत नहीं छोड़ी तो आपको ये मुश्किलात भुगतनी पड़ेंगी। ये बात जहन में बिठाने के लिए आप अपनी जिंदगी से इसे निकालने के लिए इकदामात शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही आपको इसके नुकसान का एहसास होता है आप खुद ब खुद एक्शन लेते हैं। दर हकीकत और बहुत सी बातें जो मैं बताना चाहता हूँ, मगर इस मौजू पर एक इंतहाई दर्दनाक मसला है जो मुझे बहुत तकलीफ देता है। मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिली, वालिदैन इसकी बड़ी वजह हैं। आज जब बच्चे रोते हैं तो बहुत से वालिदैन फौरन बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं। मेरे रिश्तेदार भी यही करते हैं, वो उन्हें टीवी दिखाते हैं, कार्टून दिखाते हैं और ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं। इस मामले पर मैं वालिदैन से कहूँगा, प्लीज ऐसे काम ना करें, क्योंकि कार्टून बिल्कुल मासूम नहीं होते। या फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वालिदैन उसे बाहर भेजते हैं और ये तासुर देते हैं, जो चाहे करो। वो पहली जगह जहाँ बच्चा जाता है वो इंटरनेट कैफे है। लिहाजा बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को इंटरनेट कैफे में वक्त गुजारने की इजाजत ना दे। मतलब ये कि अपने बच्चे की परवरिश अपने साथ करें, वो आपके साथ हंसे बोले, आपके साथ मशगूल रहे, उन्हें ये समझने दें कि वो फैमिली के साथ वक्त गुजार कर भी खुश हो सकते हैं। लिहाजा बुनियादी नुक्ता ये है, अगर वालिदैन अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रख पाएं तो कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी। फर्ज करें कि एक बच्चा कार्टून देखना चाहता है और उसके लिए बहुत रोता है, वो कहता है मुझे फोन दो। अब जब ये बच्चा बड़ा होता है, जब कुछ ख्वाहिशात जरा उभरने लगती हैं, तो अब तन्हाई में वो कार्टून थोड़ी देखेगा। मतलब बहुत से लोग इस तरह से सोचते हैं पोर्नोग्राफी देखने की उम्र 15-16 साल है, इस उम्र में ये थोड़ी बढ़ जाती है। नहीं,
इस वक्त पोर्नोग्राफी देखना शुरू करने की उम्र 9 साल है, बाकी आप खुद समझदार हैं। और वो लोग जो पूछते हैं हम तालीम और आगाही के लिए क्या करें, मैंने हाल ही में आपके पेज पर बड़ी अच्छी पोस्ट देखी, उसमें लिखा था अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। कुरान आपके बच्चों को खुद सिखा देगा कि उन्हें क्या सीखना चाहिए। मुझे ये मैसेज बहुत अच्छा लगा। अगर कोई बच्चा कुरान की अखलाकियात अपनाने में कामयाब हो जाए, अगर वो खुदा का खौफ रखकर परवरिश पाने में कामयाब हो जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें कभी इन मसाइल का सामना नहीं होगा। इसके अलावा मैं ये एतराफ़ भी करना चाहता हूँ, जब ये लत मेरी जिंदगी से निकली तो एक खला था, और हम अमूमन यही मशवरा देते हैं कि इस लत की जगह कोई और चीज अपनी जिंदगी में शामिल करें। उस मौके पर जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में शामिल किया वो दुरुस्त चीज महसूस नहीं होती थी। आपके चैनल का शुक्रिया कि मुझे कॉपगिट के बारे में मालूम हुआ। मैं कह सकता हूँ कि अब तक कॉपगिट ने मुझे शानदार फायदा पहुँचाया है। इसकी तफसीर की तालीम, उनकी तवज्जो और खिदमत वगैरह की बदौलत बहुत कम वक्त में इससे मेरा ईमान बहुत मजबूत हुआ। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ, इंसान क्या है? जब आप तुलू होते सूरज को, इस दुनिया को, इन बेशुमार नेमतों को, फलों को, मुख्तलिफ जायकों को देखें तो ये सब किसके लिए हैं? इंसानों के लिए हैं। राइट, मेरा ख्याल है ये जुमला बिल्कुल सही है। एक इंसान जो खुदा की नज़र में इतना ज्यादा कीमती है, मेरे ख्याल में वो इतना बेबस नहीं हो सकता कि सिर्फ एक एहसास के हाथों शिकस्त खा जाए। मैं बस इतना ही जानता हूँ और मुझे यही कहना है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।